Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss all the questions from cell cycle and cell division which was asked in NEET 2021. NEET 2021 में इस क्वेश्चन से टोटल 5 क्वेश्चन आए थे जो कि इस वीडियो में मैं इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ. So let's start with the first question. Centrioles undergoes duplication during S phase, prophase, metaphase and G2 phase. So centrioles का duplication किस phase में होता है? So the correct answer is S phase. So S phase में दो important function होते हैं. First, DNA replication occur inside nucleus. एंड नेक्स्ट सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म. सो एस फेज में दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं. फर्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है. सो हमसे पूछा जा रहा था सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस में होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एस फेज. प्रो फेज में तो ऐसा कुछ नहीं होता. मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन करते हैं मेटासेंट्रिक प्लेट. एंड जी टू फेज में एडिशनल प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. फर्स्ट लिस्ट में हमें सेल साइकिल के फेजेस दिए गए हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड क्वेश्चन स्टेज. एंड सेकंड लिस्ट में हमें उसके फंक्शंस दिए गए हैं. सो फर्स्ट इज S फेज. सो S फेज में अभी मैंने जस्ट तुम्हें बताया दैट डीएनए रेप्लिकेशन अकर इनसाइड न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म. सो ए का ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. अब देखो ए का ऑप्शन 4 हमें बस बी और सी में दिख रहा है, तो ए नहीं हो सकता आंसर हमारा और डी भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट ऑप्शन G2 फेज. अब G2 फेज में कुछ एडिशनल प्रोटीन जो बच जाते हैं आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, उसका सिंथेसिस होता है. ये रहा हमारा सेल साइकिल का एक जनरल डायग्राम. फर्स्ट G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज. उसके बाद हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस. सो हमसे पूछा जा रहा है G2 फेज. अब देखो G2 फेज आ रहा है S फेज के बाद. S फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया. अब उसके बाद सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करने जा रहा है. तो एस फेज के बाद न्यूक्लियस डिवीज़न के पहले कुछ एडिशनल प्रोटीन का अगर सेल को रिक्वायरमेंट हो तो उस प्रोटीन का सिंथेसिस हमारा G2 फेज में होता है. सो हमारा बी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट. अब देखो बी का करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, बस हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी. नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन स्टेज. सो क्वेश्चन स्टेज और G0 स्टेज सेल का एक इनएक्टिव स्टेज माना जाता है जिसमें कि सेल ऑल्दो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. एनसीईआरटी का लाइन है दैट इन G0 स्टेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट इट डू नॉट डिवाइड इन अनलेस इट इज आस्क्ड टू डू सो. G0 फेज में जो सेल रहते हैं उसके एग्जांपल है सेल ऑफ हार्ट एंड न्यूरॉन. अब तुम्हें पता होगा कि हमारे हमारे ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन होते हैं उसका अमाउंट फिक्स होता है. बर्थ के बाद न्यूरॉन का नंबर फर्दर नहीं बढ़ता. सिमिलरली हार्ट के सेल में भी ज़्यादा प्रोलिफरेशन और सेल डिवीजन नहीं होता. बट इन केस अगर इन दोनों में डैमेज हो गया किसी कारण से तो उस केस में इसके सेल भी डिवाइड करेंगे. तो जब तक ऐसे सेल का डिवीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता वो सेल G0 स्टेज में रहता है. सो सी का ऑप्शन हो गया सेकेंड. ऑप्शन डी G1 phase. So the G1 phase is interval between mitosis and initiation of DNA replication. G1 phase is interval between mitosis. What is mitosis? That is karyokinesis and cytokinesis. And DNA replication. DNA replication is S phase. So G1 phase is between DNA replication and between cell division. Next question. The fruit fly has 8 chromosomes. To end the number of chromosome at G1 phase is 8. What would be the number of chromosome after S phase? सो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक फ्रूट फ्लाई है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 8 है, दैट इज 2n इज इक्वल टू 8, दैट इज द डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ दिस फ्रूट फ्लाई इज 8. नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस. सो पहले हमारा इंटरफेज होता है जिसमें हमारा आता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, देन M फेज. सो ड्यूरिंग इंटरफेज इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, G1 फेज में हमारा क्रोमोसोम का नंबर 8 है, देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर S फेज. सो S फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा. सो एस फेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. फर्स्ट इज डीएनए रेप्लिकेशन एंड नेक्स्ट इज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है. बट एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाला ये है कि ऑल्दो हमारा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, मान लो ये हमारा पहले क्रोमोसोम था, अब एस फेज के बाद डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो इसका एक और सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे अपीयर हो जाता है. पहले सिर्फ एक क्रोमेटिड था बिफोर एस फेज और एस फेज के बाद इसका एक और सिस्टर क्रोमेटिड अपीयर हो जाता है, बट द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम. सो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा और ये कंसेप्ट मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता. एंड द कंसेप्ट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर. तो जब भी तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कितना क्रोमोसोम है तो तुम सिंपली सेंट्रोमियर को आइडेंटिफाई कर लो. सेंट्रोमियर वो होता है जो कि दो इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स को बाइंड करके रखता है. एस फेज के बाद तुम सेल को देखो, सेंट्रियोल का नंबर तो बढ़ा ही नहीं, सिंपली क्रोमेटिड डबल हो गया है, वो अपना एक सिस्टर क्रोमेटिड को और ले आया है. तो इसका मतलब
दैट एस फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता, बस डीएनए का नंबर बढ़ता है। सो इस कंसेप्ट से बहुत ही बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि एस फेज में सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। सो अगर G1 फेज में क्रोमोसोम का नंबर 8 था तो G2 फेज में भी हमारा क्रोमोसोम का नंबर 8 ही रहेगा। ऑल्दो डीएनए का डिप्लीकेशन हो चुका है, हमारा एक और सिस्टर क्रोमेटिड अपीयर हो गया है, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम आफ्टर एस फेज। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था दैट G1 फेज में क्रोमोसोम का नंबर 8 है, तो एस फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? सो आंसर इज 8 विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। सो ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बट इस क्वेश्चन में एक टर्म का यूज़ किया गया है, दैट इज़ 2n इज इक्वल टू 8। अब आई गारंटी कि इस टर्म में बहुत से स्टूडेंट को डाउट होगा कि ये 2n इज इक्वल टू 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो चलो इसी को क्लियर करते हैं। सो जब भी तुमको दिखे 2n इज इक्वल टू 8, 2n इज इक्वल टू 10, 2n इज इक्वल टू 46, तो इसका मतलब होता है डिप्लॉयड कंटेंट। n मीन्स हैप्लॉयड कंटेंट एंड 2n मीन्स डिप्लॉयड कंटेंट। यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 8 दिया गया है, इसका मतलब द डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ फ्रूट फ्लाई इज 8। अब डिप्लॉयड कंटेंट का मतलब क्या? तो जैसे कि यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस फ्रूट फ्लाई में 4 होमोलोगस क्रोमोसोम इसके फादर से आया होगा एंड 4 होमोलोगस क्रोमोसोम इसके मदर से आया होगा, और ये दोनों मिला के इस टोटल फ्रूट फ्लाई का जेनेटिक मटेरियल बना। बात को एक डायग्राम से देखते हैं। ये है इस फ्रूट फ्लाई का क्रोमोसोम कंटेंट एट G1 फेज। G1 फेज में हमारा 2n इज इक्वल टू 8 है। 2n इज इक्वल टू 8 मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द फ्रूट फ्लाई इज 8। तो ये हमारा 8 क्रोमोसोम रहा, जिसमें से ये ब्लू वाला क्रोमोसोम मान लो इसके फादर से आया है और ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम इसकी मदर से आया है। सो दिस इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ दिस फ्रूट फ्लाई। अब एस फेज के बाद क्या? तो एस फेज में मैंने तुम्हें बताया था हर क्रोमोसोम में बस उसका सिस्टर क्रोमेटिड अपीयर हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है। तुम ध्यान से देखो, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा है। क्रोमोसोम का नंबर क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि सेंट्रोमियर का नंबर नहीं बढ़ा। यहाँ पे भी 8 सेंट्रोमियर थे, यहाँ पे भी 8 सेंट्रोमियर है। सो इवन आफ्टर एस फेज द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एंड ओनली द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। इस डायग्राम को दिखाने का मेरा मेन एम ये था कि तुम 2n इज इक्वल टू और डिप्लॉयड कंटेंट इज इक्वल टू वट एवर उसका मतलब तुम जान पाओ। तो यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 8 था, मतलब इस फ्रूट फ्लाई के सेल में 2n इज इक्वल टू 8 है, तो इसमें 8 क्रोमोसोम है, जिसमें से 4 क्रोमोसोम इसके फादर से आए हैं, 4 क्रोमोसोम इसकी मदर से आए हैं। सिमिलरली हमारा ह्यूमंस का डिप्लॉयड कंटेंट 2n इज इक्वल टू 46 होता है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब दैट हमारे सेल्स में 23 क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, 23 क्रोमोसोम एंड 23 क्रोमोसोम, टोटल 46 क्रोमोसोम। This 23 chromosome came from the mother and the remaining 23 chromosome came from the father, and both these chromosomes together constitute the diploid content of any organism. So I hope अब तुम्हें 2n और diploid content का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 4. Stage of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata or chiasmata as its distinctive feature. Option लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डायाकाइनेसिस एंड पैकाइटीन। सो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था दैट प्रोफेज 1 में 5 फर्दर सब फेजेस होते हैं, दैट इज़ लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। सबसे पहले लैप्टोटीन। तो लैप्टोटीन में क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है, जो थिन थ्रेड है क्रोमेटिड के वो अपने आप को पैकेज करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जाइगोटीन। जाइगोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, दैट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट पैकाइटीन। पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होते हैं बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होता है, जो कि जाइगोटीन में फॉर्म हुआ था वो डिप्लोटीन में ब्रेक हो जाएगा। एंड डायाकाइनेसिस। अब डायाकाइनेसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जब वो फर्दर मूव अपार्ट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है विच अपीयर्स लाइक एक्स शेप्ड। दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज नॉन एज चियास्माटा और कियास्माटा। सो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दैट विच meiotic prophase shows terminalization of chiasmata. So the correct answer is diakinesis, which is given in option C. So हमारा ऑप्शन हो गया C, that is diakinesis. Final question. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? First metaphase 1, next metaphase 2, next anaphase 2 and last telophase 2. So centromere का डिवीजन 2 फेज में होता है। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो सिंपली एनाफेज में हमारा सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाएगा, पर यहाँ पे हमसे माइटोसिस नहीं मियोसिस पूछा जा रहा है। अब मियोसिस में मियोसिस 1 होते हैं एंड मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस 1 जो होते हैं उसमें कभी भी सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता, क्योंकि मियोसिस 1 में हमें होमोलोगस क्रोमोसोम दिखते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जब प्रेजेंट है तो सेंट्रोमियर का डिवीजन तो हो नहीं सकता। अब मियोसिस 2, तो हाँ मियोसिस 2 और माइटोसिस बिल्कुल सिमिलर है। जैसा जैसा प्रोसेस माइटोसिस में होता है सेम प्रोसेस मियोसिस 2 में होता है। तो माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है,
तो सिमिलरली मियोसिस 2 के भी एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया एनाफेज 2 विच इज़ अ सब फेज ऑफ मियोसिस 2। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। 2021 में इस चैप्टर से बस ये 5 क्वेश्चन आए थे जिसको मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।